हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स के वीडियो सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 25। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड की गई थी उसमें हमने 1 to 20 क्वेश्चंस अपलोड किए थे, हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, चैप्टर्स को जल्दी खत्म करने के लिए अब हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। दैट मींस अब ये चैप्टर 4 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए और वन शॉट वीडियोस, पीवाईक्यू वीडियोस और बाकी सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेटा कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आप याद रख सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास हाइजन थे, हाइजन ने वेव फ्रंट के थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ वेव का आइडिया दिया था। लाइट प्रोपेगेट रेक्टिलिनियरली ड्यू टू, ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है बच्चों। ड्यू टू वेव नेचर, कोई इसके ऊपर ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। कुछ बच्चे जब इसको वेलोसिटी के साथ भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि वेलोसिटी हाई होती है, इस वजह से ये रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करता है। बट इसका जो आंसर है और बाकी सब जगह पर भी वेव नेचर दिया गया है, तो यू कैन रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 3, वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो जो वेव फ्रंट है ये किन सभी पॉइंट का लोकस होता है? ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट विद द सेम फेज। ये तो इसकी डेफिनेशन ही है वेव फ्रंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा। तो जो लाइट है, सेम लाइट जो सेम पावर अब जो है धीरे धीरे ज्यादा एरिया के ऊपर फॉल करेगी बेटा। अगर एरिया बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो हम लोगों को पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी। तो इट शुड बी रिमेंबर्ड, काफी जगह पर यह डायरेक्टली यूजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द refractive index of glass for the light is this, wavelength is this। wavelength in the glass, wavelength in medium का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? wavelength in medium होती है wavelength in air और वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो एयर में जब वैक्यूम में कितनी दी गई है बेटा आपके पास? 6000 डिवाइड बाय म्यू कितना है? 1.5। तो ये क्या बच जाएगा बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास बच जाएगा। देखिए बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल है, बट जो नेक्स्ट पार्ट है 26 to 50 उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी और थोड़ी सी ज्यादा लेंथी होगी, बट ये वाली वीडियो हमारी थोड़ी सी शॉर्ट ही रहने वाली है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें क्या कहता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मतलब जिस एमिट हो रहा है पॉइंट सोर्स से, स्ट्राइक अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट विल हैपन टू दीज वेव फ्रंट्स इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक पॉइंट सोर्स से कोई वेव फ्रंट आ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। मान लो ये हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से आ रहा है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट एक प्लेन सरफेस के साथ जाके टकराता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहां पर? गौर से देखिए बेटा, अगर हम देखें तो ये जो रेज इसके पास आके टकराएंगी, ये जो रेज है ये इसके पास आकर टकराएंगी, तो जब ये पार्टिकल यहां टकरा रहा होगा तो ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दूं तो ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा।
इस पॉइंट पे क्वेश्चन में जो खास बात है बेटा, जिसकी वजह से आपके नंबर जो आंसर है वो बदल सकते हैं, वो क्या है? इमीडिएटली आफ्टर। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, पहले ये वाला कर्वेचर था, अब ये कर्वेचर हो गया है, तो कर्वेचर का साइन तो बदल गया है। दे विल रिमेन स्फेरिकल विद द सेम कर्वेचर बट साइन ऑफ कर्वेचर विल रिवर्स्ड। दे विल रिमेन स्फेरिकल विद डिफरेंट कर्वेचर बट इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। इन दोनों ऑप्शन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर ये इमीडिएटली वर्ड ना लगा हो तो आंसर आएगा डी। अगर ये इमीडिएटली वर्ड लगा हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में, तो सी। क्या हुआ? नेचर बदल गया बेटा, पहले कनकेव अपवर्ड था, अब कनकेव डाउनवर्ड है। इमीडिएटली आफ्टर देखेंगे तो ये जो कर्वेचर है वो नियरली सेम होगा जो पहले था, बट कुछ देर के बाद ये कर्वेचर अब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा था बेटा? बढ़ता ही जा रहा था। क्लियर है? अगर इमीडिएटली वर्ड नहीं है तो हम कह सकते थे कि आंसर आ सकता था डी, बट इमीडिएटली लिखने की वजह से सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द फिनोमिना विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अगर आप ध्यान से देखें, हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा था बेटा, और डाइफ्रैक्शन में भी हम हाइजन को ही यूज करते हैं, किस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है। तो बचा कौन सा? सिर्फ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हाइजन प्रिंसिपल नहीं दे पाए। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लेन वेव फ्रंट पासेस थ्रू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 केसेस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं कि अगर हम किसी कन्वेक्स लेंस में से एक वेव फ्रंट पास कर दें, एक मिनट, जस्ट कन्वेक्स लेंस को बुला लेते हैं, ये रहा कन्वेक्स लेंस। अगर ये हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, अगर ये हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो अगर एक वेव फ्रंट इसमें से पास करता है, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेव फ्रंट को लेके। थ्योरी दी जाती है कि भाई ये यहां से थिक है, यहां से थिन है, इस वजह से ऐसा होगा वैसा होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। वो सारी बातें ठीक है, ठीक है, बट वेव फ्रंट अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें उतना सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है कि भाई अगर एक पैरेलल रेज इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेंगी लेंस के ऊपर, तो वो कैसे जाएंगी? दीज विल कन्वर्ज टू फोकस। ये कहां कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे बेटा। अगर ये फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी तो वेव फ्रंट कैसा होगा? इनके परपेंडिकुलर यहां पर एक वेव फ्रंट होगा। ये वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा? कन्वर्जिंग होगा, जिसका जो डायामीटर है, जो रेडियस कर्वेचर है, वो कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? कन्वर्जिंग स्फेरिकल। तो आप क्या सोच सकते हैं कि एक शेप है, उसमें से वेव्स कैसी जाएंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मान लो ये स्फेरिकल कनकेव मिरर है, इसमें भी अगर ये एक प्लेनर वेव फ्रंट आके स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये वेव फ्रंट कैसा होगा? स्ट्राइक करने के बाद ये रेज क्या होंगी बेटा? कन्वर्ज होंगी। कहां पर कन्वर्ज होंगी? फोकस पे कन्वर्ज होंगी। तो इस केस में भी वेव फ्रंट हमारे पास क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पहले रेज ड्रॉ कर लेनी है, फिर आप वेव फ्रंट के बारे में इजीली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ इज मूविंग टुवर्ड अ फिक्स्ड स्टार विद वेलोसिटी। इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं, बट काफी सारे बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता। जब हमारे पास स्टार, कोई प्लेनेट या कोई स्टार अर्थ की तरफ या एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारे पास होता है v/c। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? v/c। v/c, v is the velocity of a star, velocity of a star, c is the speed of light। इन जनरल जो स्टार हैं, जो मासिव बॉडीज हैं,
उनकी जो स्पीड है वो स्टार की स्पीड के, लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली काफी कम होती है। तो इन जनरल हमारे पास मोस्टली जो फॉर्मूलाज है वो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है टू फाइंड द शिफ्ट इन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ जाए तो उसे कहते हैं रेड शिफ्ट, और अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। 11th में वेव चैप्टर जब पढ़ते हैं उसके लास्ट में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वहीं पे वेव डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में भी ये फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है। क्लियर है बेटा? वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वो जो क्या होगा, स्टार है वो दूर जा रहा हो। वेवलेंथ कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टार क्या होगा, टूवर्ड आ रहा होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अगर पता होगी तो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ इज मूविंग टूवर्ड अ फिक्स्ड स्टार with the velocity this, an observer on the earth observe a shift of this in the length light coming from the star, the actual wavelength of the light emitted। अब अगर आप ध्यान से देखें, टूवर्ड आ रही है, टूवर्ड आ रही है तो ये वेवलेंथ क्या हुई होगी, कम हुई होगी बेटा। ये वेवलेंथ हमारे पास क्या हुई होगी, कम हुई होगी। अगर हमसे कुछ वैसा पूछा जाता कि फाइनल कितनी है, तो हमें इस कम या ज्यादा वाले इफेक्ट की जरूरत पड़ती। बट यहां पर सिर्फ चेंज कितना है बच्चों, 0.58 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लेंथ। स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ तो ये क्या बच गया, 10⁴ बच गया बच्चों। पावर्स आप ध्यान से एडजस्ट कर लेंगे तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5800 5800 एंगस्ट्रॉम। हो गया ना, देखिए बड़ी आसानी से फटाफट से सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है, याद है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कहता है द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर गिवन एलिमेंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इज शिफ्टेड टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ बाय दिस। चेंज इन लेंथ कितनी है बेटा, चेंज इन लेंथ है 0.025%। आप इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी, बाय 100। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻5। द वेलोसिटी ऑफ द स्टार, ये किसके बराबर है, v/c, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10⁸ आप लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आप इसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 7.5 यहां पर भी है, 7.5 यहां पर भी है। अब आपको इस चीज को यूज करना पड़ेगा, ये इस बात को, इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा है शिफ्ट टूवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ बड़ी है, वेवलेंथ बड़ी है तो स्टार इज मूविंग अवे। और डॉपलर इफेक्ट में अगर आप साइन कन्वेंशन को ध्यान से रखें तो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन एज पॉजिटिव, द ऑपोजिट डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ द स्टार इज मूविंग अवे, हेंस इट्स वेलोसिटी इज अ नेगेटिव। हेंस द स्टार इज मूविंग अवे, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्टार इज मूविंग अवे, तो यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। समझ गए बेटा? मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, गैलेक्सी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट दिस, द चेंज इन द स्पीड इन गैलेक्सी। अगर आप ध्यान से देखें, ये इनिशियल लेंथ है बेटा वेवलेंथ, ये फाइनल, तो चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ v/c। चेंज इन वेवलेंथ है 0.6 नैनोमीटर, ओरिजिनल कितनी थी 589 नैनोमीटर। यहां पर क्या है 3 इंटू 10⁸, सॉरी
v डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ तो v क्या आएगा 589 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 3 इंटू 10⁸। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बड़ी दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन चिपका देंगे। मैं इसको कर लूंगा 600, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो ये कट गया बच्चों 1000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 बाय 3 इंटू 10⁸, तो क्या बन गया ये 1000 बाय 3 इंटू 10⁸। ये हमारे पास बन रहा है -8, सॉरी यहां पर। तो अगर आप ध्यान से देखें कुछ तो है गड़बड़ यहां पर, स्पीड में, पावर्स में। हाँ देखिए, आपको भी गलती पता चल गई होगी, मुझे भी पता चल गई है ना। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम अक्सर बच्चों को कहते हैं बेटा पेपर में ये गलती नहीं करनी है, और आज देखिए हमने खुद ही कर दी है। तो क्या आना था ये 589 बेटा, तो ये क्या आना था 1000 नीचे आना था, तो 3/1000 इंटू 10⁸, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁵। आप इसे 300 किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो नियरली ऑप्शन क्या है 306, क्योंकि हमने यहां पर अप्रोक्सीमेशन को यूज किया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन। दिस 6563 एंगस्ट्रॉम H alpha line, H alpha hydrogen atom है फर्स्ट लाइन, emitted by the hydrogen in a star is found to be रेड-शिफ्टेड मतलब वेवलेंथ बड़ी है, यानी कि गैलेक्सी दूर जा रही होगी। स्पीड विद विच स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, स्टार दूर जा रहा होगा। तो लैम्डा डिवाइड बाय दिस v बाय c, फटाफट से कर देंगे 156563, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कट लेंगे, v c 3 इंटू 10⁸। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 6.86 इंटू 10⁵। तो इसके ऊपर फटाफट बस वैल्यू बेस करनी है, तो जल्दी से निपटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। इसमें भी डेल्टा लैम्डा क्या है बच्चों 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर डिवाइड बाय कितने में 600 नैनोमीटर में, v बाय 3 इंटू 10⁸। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 6000 बन चुका है, तो 3 इंटू 10⁸ बाय 6000 v, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये आ रहा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड। वो तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे। लेजर बीम देखिए, तो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन इन्होंने डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर दे रखे हैं। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से फॉर्मूला को याद करिए, लिखकर याद करिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 14। अ लेजर बीम इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज, क्योंकि इसका एंगुलर स्प्रेड बहुत कम होता है। ये एक डायरेक्टेड, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर एंगुलर स्प्रेड कम है तो इंटेंसिटी मेंटेन रहती है, तो ज्यादा दूर तक जा सकता है। इन केस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों n लैम्डा। तो आपके पास सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस, आपको चीजें याद हैं तो आप फटाफट से चिपका सकते हैं। लो भी, अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी आ गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है बच्चों 2n - 1 लैम्डा बाय 2 और 2n + 1 लैम्डा बाय 2। दोनों में से कुछ भी होता है, इसका मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए बेटा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 17। व्हेन अ लो फ्लाइंग, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि नीट में
काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्ट अगर आपको याद होंगे, मेमोरी बेस होंगे तो आप मार्क कर देंगे। तो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जब पास करता है तो कहता है टीवी सिग्नल डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं बच्चों? ड्यू टू इंटरफेरेंस। जेट जाएगा, उसकी भी अपनी वेव्स होंगी, सिग्नल की भी अपनी वेव्स हैं, दोनों इंटरफेरेंस करते हैं तो हमारे पास एक डिस्टर्ब्ड सिग्नल आता है। क्वेश्चन नंबर 18, two light waves superimposing at the midpoint of the screen are coming from coherent sources of light with the phase difference this. Their amplitude are this. The resultant amplitude, भाई फेज डिफरेंस दे रखा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है वो हमें यहां पर देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का? ए आर, वही वेक्टर वाला, A1 का स्क्वायर, दोनों का सेम था बेटा, चलो कोई नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2AA कॉस 3 पाई कितना होता है? कॉस ऑफ ऑड पाई, पाई 3 पाई 7 पाई 5 पाई 9 पाई सब क्या होते हैं? -1। तो ये क्या आ गया? 2A स्क्वायर, ये भी आ गया 2A स्क्वायर, ये हमारे पास -1। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 0, हम सबका फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टू बीम्स हैविंग इंटेंसिटी I एंड 4I, दो बीम है, दोनों की इंटेंसिटी I एंड 4I है, इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट A, पाई एट B, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट A एंड B। गौर से देखिए बच्चों, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करते हैं। क्या है? गौर से देखिए बेटा, कहता दो इंटेंसिटीज हैं I एंड I1, तो A पे इंटेंसिटी क्या होगी? क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला? I1 प्लस I2 प्लस √2 √I1 I2 cos phi। तो बेटा A पे एक इंटेंसिटी है I, एक है 4I, I प्लस 4I प्लस 2 √I फिर √4I। A पे फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? π/2 cos π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। तो यहां पर क्या बच गया? 5I। B पे क्या होगा? I प्लस 4I प्लस 2 √I 4I cos π। अगर आप गौर से देखें तो cos π कितना होता है? -1। ये आ गया 5I, ये हो गया 4I cos -1। तो ये कितना आ गया बच्चों? I। तो डिफरेंस क्या होगा? IA माइनस IB, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4I। 5 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4I। क्लियर है बच्चों? मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20, light from two coherent sources of the same amplitude A, wavelength lambda, illuminated the screen. The intensity at the central maxima is, central maxima यानी कि maximum intensity I0 है, source were incoherent, the intensity at the same point। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, सभी कॉम्पिटिशन में ये ऑलमोस्ट पूछा जा चुका है। जब सोर्स कोहेरेंट होते हैं तो सेंट्रल पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कितनी है? I0। किसके बराबर होती है? 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ओके बच्चों, जब हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्सेज आते हैं तो हम लिखते हैं कि सभी जगह एवरेज इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम। तो वो कितनी होती है बच्चों? I1 प्लस I2, वो होती है 2I। अगर ये 2I है तो I0 बाय क्या हो जाएगी? आप इसे क्या लिख सकते हैं? I0/2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी तो इन दोनों के बीच में रेशो पूछेगा कि जब कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो इंटेंसिटी है, इनकोहेरेंट है तो क्या है, रेशो क्या होगी। कभी इस तरीके से कोहेरेंट में दे दी, इनकोहेरेंट में पूछेगा, इनकोहेरेंट में दे देगा, कोहेरेंट में पूछेगा। काफी ज्यादा पॉपुलर ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ आपको पता होने चाहिए। बुक्स सॉल्व करने का यही फायदा रहता है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस
हमें देखने को मिलते हैं, और अगर कंपटीशन में आ जाएं तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली हम इनको मार्क कर पाते हैं। ओके बच्चों, तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में बेटा, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए स्लिट एस इज नेसेसरी इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड मतलब बड़ा सोर्स है, लाइट सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कौन सी स्लिट की बात कर रहा है बेटा, ये इस स्लिट की बात कर रहा है। समझिए बेटा, ये इस स्लिट की बात कर रहा है, ये स्क्रीन है, ये इस स्लिट S1 की बात कर रहा है, और ज्यादातर बच्चे इसे S1 S2 के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये यहां पर इस स्लिट के बारे में बात कर रहा है। तो कहता है ये स्लिट हमें कब चाहिए, अगर यहां पर सोर्स हमारे पास क्या हो, ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स हो, ये सोर्स होता है पीछे, ये हमारे पास स्लिट है, यहां पर क्या होता है, सोर्स होता है। अगर ये ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स होगा तो हमें स्लिट चाहिए ताकि एक नैरो बीम यहां से पास कर पाए, और S1 S2 के ऊपर हम कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से यहां पर स्क्रीन पे देख पाए इंटरफेरेंस। S is not needed if an ordinary but collimated beam of light, ये कौन सा बीम होता है, जैसे लेजर बीम है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जाता है, जिसका स्प्रेड काफी कम होता है, तो वैसा बीम बिल्कुल सही। स्लिट इज नॉट नीडेड इफ वी यूज अ स्पेशली कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, अगर हमारे पास कहता है दो सोर्सेज हो, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स हो बट वो कोहेरेंट हो, ऑर्डिनरी नहीं है, क्या है, कोहेरेंट, तब भी हमें इस स्लिट की जरूरत नहीं है। फिर जो कोहेरेंट लाइट होगी, ये इनिशियली कोहेरेंट थी हमारे पास, जो भी लाइट ओरिजिनेट हो रही थी, तो यहां पर हम S1 S2 पे भी कह सकते हैं कि इनिशियल फेज डिफरेंस इसमें कोई नहीं होगा, इसके बाद ही जो पाथ और फेज डिफरेंस आएगा। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों हमारे लिए क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in Young's double slit experiment, two disturbance arriving at P having phase difference pi by 3. The intensity at this point expressed as a function of maximum intensity. Intensity का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर phi by 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या दे रखी है, I नॉट, एंगल कितना दे दिया बच्चों, पाई बाय 3 बाय 2 का स्क्वायर बेटा, पाई बाय 3 बाय 2 यानी कि पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है बच्चों, √3 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 3 बाय 4 आई नॉट, क्या आ जाएगा बच्चों 3 बाय 4 आई नॉट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen with the path difference lambda, path difference अगर हमारे पास n lambda हो तो इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या दे रखी है बच्चों, m यूनिट। The intensity of light at a point where path difference is lambda by 3, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 बेटा। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाय 2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है m, कॉस 5 बाय 2 क्या है पाई बाय 3, कॉस 60 कितना होता है बच्चों 1 बाय 2, 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा m बाय 4, क्या होगा बच्चों m बाय 4। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 24, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P as shown in the figure is this, I naught is the maximum intensity, value of theta। ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं बेटा। कहता है ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी YDSC होता है उसमें क्या था, ये दो स्लिट्स थी, प्लीज ध्यान से देखेंगे बेटा, ये दो स्लिट्स थी हमारे पास, तो हम किसी भी पॉइंट पे
पाथ डिफरेंस क्या लिखते थे, यहां से एक लाइन ज्वाइन करते थे। ये एंगल क्या होता है, थीटा। मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, बट एक सिंपलेस्ट तरीका समझिए, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये S1 था, ये S2 था। जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से, परपेंडिकुलर के साथ एंगल थीटा था। तो पाथ डिफरेंस क्या होता था बेटा, पाथ डिफरेंस होता था d साइन थीटा। बट अब इस न्यूमेरिकल में एंगल कहां दिया है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कौन सा दिया है, थीटा। किसके साथ, S1 S2 के साथ। यहां पर S1 S2 के साथ, मान लो अगर ये एंगल अल्फा होता तो ये क्या बन जाता बेटा, d cos अल्फा हो जाता। तो इस क्वेश्चन में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, d cos थीटा आएगा बेटा। पाथ डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, d cos थीटा। आपको एंगल देखना है, एंगल किसके साथ बना है, S1 S2 के साथ, तो क्या आएगा, cos अल्फा। उसके परपेंडिकुलर लाइन के साथ बना है तो क्या आएगा, साइन थीटा। ये बात समझ में आई सबसे पहले। अब कहता है वो पॉइंट जिसपे इंटेंसिटी 3/4 है उसके लिए हमें थीटा फाइंड करना। भाई इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2। अब ये कितना है, 3/4 ऑफ मैक्सिमम, तो ये क्या आ गया, 3/4 ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2, ये कट गया बेटा। तो cos 5/2 किसके बराबर आया, √3/2। ये किसके बराबर आया बच्चों, √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो फाई कितना आ गया बच्चों, 2π/3। फाई कितना आ गया है हमारे पास, 2π/3। यहां पर देखिए गड़बड़ हुई है, 30 डिग्री बेटा, 30 डिग्री को क्या होता है यहां पर 6, तो ये क्या आना था, π/3। 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 √3/2, 30 डिग्री होता है π/6, तो ये आ गया बेटा। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा λ/2π × 5, तो ये कितना हो गया, λ/6। पाथ डिफरेंस कितना था यहां पर, d cos थीटा, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये आ गया d cos थीटा इक्वल टू λ/6। अरे d कितना दिया है, d कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में, 2 लैम्डा, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 2 लैम्डा cos थीटा इक्वल टू λ/6। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया बच्चों, 1/12। cos थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, 1/12। क्लियर है। तो ये कैसे देखना आपको पाथ डिफरेंस, साइन थीटा है या cos थीटा, वो मैंने आपको समझाया। अदरवाइज जो मैंने आपको कहा था दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, फिर वो पाइथागोरस से है। आपको पता है कि भाई पाथ डिफरेंस कौन सा होता है, जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये होता है पाथ डिफरेंस S1n। अब अगर आप देखें तो ये राइट एंगल है, तो ये सामने वाला एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, S1n किसके बराबर हो गया, S1 S2 cos थीटा। तो अब सीधा सीधा पाइथागोरस से भी कर सकते हैं बेटा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो पाथ डिफरेंस कहलाता है। या फिर जो स्टैंडर्ड YDSC का हमें कंसेप्ट या फॉर्मूला पता है आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन, तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 2 slits ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन रेशियो। ये भी काफी कम जगह पर देखने को मिलता है, बट यहां पर बुक ने डाला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। जो विड्थ की रेशो है वही रेशो किसकी होती है बेटा, इंटेंसिटी की रेशो होती है। इंटेंसिटी की रेशो ये है तो वही रेशो किसकी होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर की। तो एम्पलीट्यूड की रेशो क्या आ जाएगी बच्चों, 9:1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, 9:1। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो की डिस्कशन पूरी होती है बेटा, कंप्लीट होती है, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ
चैप्टर वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए हो, बट स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके डिस्कशन, जो उसका डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप कोई भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था बच्चों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 26 to 50। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। Thank you बच्चों, thanks for watching. Remember to like, share, subscribe. Keep studying, keep smiling, miles to go.